हमारा तो यहाँ तक मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बदल गई और बिहार में लागू हो गया तो 27 में वर्तमान सरकार बिना ओल्ड पेंशन घोषित किए चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। इतना बड़ा असर होगा। आज पूरा ये ऐसा माहौल बन गया है कि हर जगह कारपोरेट, हर जगह निजीकरण, हर चीज महंगी। अब इंसान की जिंदगी एक बहुत चीप हो गई है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर महागठबंधन बिहार में आ जाएगा तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल होगी और ये उन्होंने अपना धर्म निभाया है, आप अपने कर्तव्य निभाइए। और इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि एक मौका आया है, पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरा चरण 11 तारीख को है। मैं पुनः निवेदन करता हूं और वोट फॉर ओपीएस जो हमारा अभियान है उस दिशा में आप आगे बढ़ें, अपने मुद्दे के लिए अपना वोट दें अमूल रूप से। और बिहार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देता है तो 27 में यूपी का चुनाव है। सबसे ज़्यादा दबाव अगर बिहार का पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और परसों में चिनारी विधानसभा रोहतास जिले के नवहट्टा गांव में था। खरगे जी की सभा थी और खरगे जी ने भाषण दिया जिसमें उसमें वो सारे मुद्दे इंक्लूडेड थे जो सवाल हम लोग लगातार कर रहे हैं, मसलन शिक्षा, रोजगार और पेंशन का सवाल। पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1972 में की थी। उसके बाद मैं रोहतास के एक विधानसभा में संतोष मिश्रा हैं, उनके लिए 2 नुक्कड़ सभा में गया, कांग्रेस के प्रत्याशी, और एक सभा में कई ब्राह्मण समुदाय के कई लोग थे। मैंने एक सवाल पूछा कि मोदी जी आरएसएस बीजेपी कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आरएसएस के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप सीने पर हाथ रख के कहिए। मैं खरगे साहब वाली मीटिंग में भी ये बात कहा था, अगर आप जाके मेरा भाषण सुनेंगे तो देखेंगे, लगातार इस बात को मैं कह रहा था और वहाँ भी सभी समुदाय के लोग थे। और ख़ास तौर से मैंने ब्राह्मण समुदाय को अपील की कि आप सीने पे हाथ रखिए और बताइए कि 70 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ, गरीब मुल्क था, पाकिस्तान गोली बारूद बना रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सोशल डेमोक्रेट थे, वो संस्थाएं, एम्स, यूनिवर्सिटी, ओएनजीसी, सिंदरी, बोकारो, तमाम तरह के आप नाम गिन लीजिए, जितने डैम हो सकते थे वो बनवा रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सस्ती दर पर शिक्षा दिला रहे थे और जितनी सरकारी संस्थाएं खुल रही थी उसमें दबा के नौकरी भी दे रहे थे। नौकरी करने वालों में कुछ ही चंद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहे होंगे, क्योंकि उस ज़माने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या उस समुदाय में कम रही है। तो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ किसने दी? तो भारत के सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्राह्मण समुदाय सबसे पढ़ा लिखा समुदाय है। सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का लाभ उनको मिला और नौकरी भी मिली और इंदिरा जी ने पेंशन भी दिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले आते आते डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई, शिक्षा महंगा कर दिया, प्राइवेटाइजेशन अंधाधुंध शुरू किया और पेंशन भी छीन लिया, न्यू पेंशन स्कीम आ गया। आज इस एपिसोड में हमारे साथ कई साथी हैं। विजय बंधु जी हैं जो कि एक नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। दिल्ली में इस महीने एक बड़ी सभा होने जा रही है। हमारे साथ बगल में त्रिपाठी जी हैं, पूरा नाम डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी साहब हैं, नीरज पति त्रिपाठी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के महासचिव हैं। स्थित प्रज्ञ साहब हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इधर मंजीत राणा साहब हैं जो दिल्ली का पूरा संभालते हैं, आंदोलन, मूवमेंट, प्रेस वार्ता, सब कुछ। आज हम त्रिपाठी जी से भी पूछेंगे, स्थित प्रज्ञ साहब से भी थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, और विजय बंधु साहब से ही पूछेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। आप बहुत दिनों से लगे हुए राष्ट्रीय स्तर पर 10-10 लाख लोगों की सभा की है और मैनिफेस्टो में बिहार में महागठबंधन ने डाल दिया कि आपने पढ़ा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम डालेंगे। क्या चल रहा है? केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बन पा रही है? नहीं, दबाव देखिए, एनएमओपीएस का जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो अपने उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। अगर न बढ़ता तो एनपीएस जो 20 साल से इस गाथा गा रही थी सरकार, उससे पलट के दबाव में ही, आंदोलन दबाव में यूपीएस पे आए। हाँ, यूपीएस निश्चित रूप से उससे बुरी है, लेकिन संघर्ष का दबाव रहा कि उन्होंने सोचा कि हम इस दिशा में बढ़े। आज उसको 57% लोगों ने वापस नकार दिया है
और रही बात बिहार महागठबंधन के बाद से, तो मैंने तुरंत ही जैसे आया महागठबंधन घोषणा पत्र में, मैंने महागठबंधन के तमाम सारे पार्टियों के उनके नेताओं को मैंने धन्यवाद ट्वीट भी किया और तमाम हमने सोशल मीडिया कैंपेन पे भी चलाया कि भाई उनके नेताओं को धन्यवाद, उस महागठबंधन को धन्यवाद जिन्होंने हमारे मुद्दे को रखा। और मैं लगातार अपील भी कर रहा हूँ कि बिहार के हमारे साथी जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं, उनका परिवार, उनके जानने वाले लोग हैं, अब आपके पास एक बढ़िया मौका है। आपके वोट में आपका बुढ़ापा आ गया है, आपकी उंगलियों पर आपका मुद्दा आ गया है। आप उंगली अपनी चलाइए, ओल्ड पेंशन को मजबूत करिए, और अगर महागठबंधन बिहार में आ जाएगा तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल होगी। और ये उन्होंने अपना धर्म निभाया है, आप अपने कर्तव्य निभाइए। और इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि एक मौका आया है, पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरा चरण 11 तारीख को है। मैं पुनः निवेदन करता हूं, और वोट फॉर ओपीएस जो हमारा अभियान है उस दिशा में आप आगे बढ़ें, अपने मुद्दे के लिए अपना वोट दें अमूल रूप से। और बिहार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देता है तो 27 में यूपी का चुनाव है, सबसे ज़्यादा दबाव अगर बिहार का पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बदल गई और बिहार में लागू हो गया तो 27 में वर्तमान सरकार बिना ओल्ड पेंशन घोषित किए चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। इतना बड़ा असर होगा, और न कि ओल्ड पेंशन स्कीम बल्कि पूरे देश को एक निशा। बिहार हमेशा राजनीतिक रूप से परिपक्व रहा है, मजबूत रहा है, और तमाम बड़े सोशल एक्टिविस्ट, तमाम बड़े बड़े वहाँ से आंदोलन हुए हैं। उसी दिशा में इस समय देश की पूरी निगाह बिहार है। बिहार परिवर्तनकारी है और परिवर्तन देगा, उसका असर पूरे देश को मिलेगा। चलिए, नीरजपति त्रिपाठी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, और हिंदू राष्ट्र बनाने में और मोदी जी को लाने में और आरएसएस को मजबूत करने में अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने का रैली निकाले हुए हैं। क्या ब्राह्मण समुदाय को शिक्षा, रोजगार, पेंशन नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र अलग व्यवस्था है और शिक्षा रोजगार व्यवस्था अलग बातें हैं। बिना शिक्षा के व्यक्ति कहाँ जाएगा? राम राम करते हुए अपना राम तो कर सकता है, लेकिन राम के नाम पर जिस तरह से चीज़ों को मोड़ा जा रहा है वो नहीं ठीक है। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए उसकी जो बेचारा पढ़ रहा है, लिख रहा है, किस समाज का व्यक्ति है वो खड़ा खाली रह जाएगा, ये नहीं ठीक है। सामान्य व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, हमारे नीचे वाले लोग आ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कि जो हमारा बीच वाला मिडिल है या नीचे तबका है वो कमज़ोर पर कमज़ोर होता जा रहा है, उसके रास्तों को रोका जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कुछ दिनों पहले राशन की व्यवस्था की गई। हम राशन देने पर क्या हो रहा है? राशन देने पर हमारे लोग जो काम करने वाले थे वो पंगु होते चले जा रहे हैं। अगर आप देखिए, जो फ़ोन दे दिया है, फ्री में चार्ज दे देते थे पहले उन क्या उन्होंने मुंह में खून लगा दिया। अब हम आप यात्रा करना देख रहे हैं, वो जो पढ़ा लिखा आदमी वो भी नहीं समझ पा रहा है, अनपढ़ वो भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा हमारे साथ। मुझे जो लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, कंपनियों को लाभ देने के फ़ोन दिया गया, डेटा दिए गए। अब चूँकि हमारे पास जनसंख्या अधिक है, कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैंने पहले एक बात कही कि पुरानी व्यवस्था में जब संविधान गणराज्य था तो सरकारों ने मुफ्त में शिक्षा दी, सस्ती शिक्षा दी, नौकरी दी, पेंशन दिया। और इधर जब से हिंदू राष्ट्र बनाने का चस्का लगा है तब से शिक्षा, ब्राह्मण समुदाय सबसे इनलाइटेंड समाज है भारत का, ये मान के चलना चाहिए, और हम मानते भी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे। तो क्या उस समाज में शिक्षा, रोजगार, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के साथ ही सब खत्म हो रहा है। सीधे अडानी के यहाँ 10,000 की नौकरी कीजिए, यही हो रहा है ना। ब्राह्मण भी करेगा, दलित भी करेगा, सब 10,000 की नौकरी करेगा। तो हिंदू राष्ट्र के साथ ही पैकेज में आएंगे, इस सबको खत्म कर दो, नौकरी खत्म कर दो, शिक्षा खत्म कर दो, पेंशन खत्म कर दो। तो इस इनलाइटेंड समाज में क्या इसको लेकर कोई चर्चा है? बहुत ज़्यादा विरोध है इस बात का कि जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हम रोज़गार नहीं मिल पाएंगे, तो अगर हमारे पास हम मंदिर जाएंगे, प्रसाद चलाएंगे, तो प्रसाद के लिए पैसा चाहिए ना। हम आगे व्यवस्था कैसे होगा? पैसे नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? और वो कहा गया ना, भूखे भजन हो गोपाला वाली हाल है। अगर पेट में कुछ नहीं तो भजन में नहीं हो पाएगा। ये ठीक नहीं है। अब आपको ये एक ही लाइन में कह रहा हूँ, ये एकदम नहीं ठीक है। ये पहले हमारा रोजगार, शिक्षा जरूरी, उसके बाद बाकी जो लोग हमारे हैं आसपास, उनमें बहुत रोष है कि ऐसी स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे, समाज कहाँ जाएगा। जो भारतीय संस्कृति, जो गुलदस्ता है, जिससे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, मुझे लगता है उनके अंदर ना राष्ट्रवाद ना देशभक्ति है, केवल दिखावा करते हैं। चलिए, तो ये मैं समझता हूँ कि जो इनलाइटेंड समाज है उनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और इस पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये तो समझिए जब सरकारी व्यवस्था खत्म होगी तो उसमें सब लोग खत्म होंगे, आप भी नहीं बचेंगे। नहीं कतई नहीं। प्रज्ञा साहब मेरे साथ हैं, आइए, हैदराबाद से आए हैं, तो आप बताइए क्या है मामला पूरा? आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए कि पेंशन, नौकरी, और सेकुलर राष्ट्र चाहिए, पेंशन चाहिए? बताइए। हिंदू राष्ट्र में तो खत्म हो रहा है और सबके लिए हो रहा है। आज की स्थिति ऐसी है
कि जो शिक्षा चाहिए वो महंगी हो गई है, जो नौकरियां चाहिए वो तो नहीं मिल रही हैं, और अगर नौकरी करते हैं तो बुढ़ापे का जीवन कैसा बीतेगा ये भी मालूम नहीं है, पेंशन नहीं है। तो ये एक चीज जो अपनी स्वतंत्रता की टाइम से बनाई गई है वो ढांचा गिरने वाला है। कौन गिरा रहा है इसको? गिर चुका है। कौन गिराया? अब सरकार का काम है, एक वेलफेयर स्टेट है इंडिया। था, अब नहीं है, अब कैपिटलिस्ट अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो वेलफेयर स्टेट ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके हिसाब में अगर हर एक नागरिक को जो फल उसको मिलना चाहिए अगर वो दिए होते तो वेलफेयर स्टेट ही बने रहता था। लेकिन आज पूरा ये ऐसा माहौल बन गया है कि हर जगह कारपोरेट, हर जगह निजीकरण, हर चीज महंगी। अब इंसान की जिंदगी एक बहुत चीप हो गई है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए अब पहले कौन निकलता है? सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक ही निकलता है। अगर कुछ बदलाव लाएंगे तो NMOPS निकल चुका है। NMOPS एक ही बात बता रहा है, हमारा तो एक ही मकसद है, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है कि जितने भी सरकार के, वो राज्य रहने दीजिए, राष्ट्र रहने दीजिए, केंद्र के रहने दीजिए या किसका भी रहने दीजिए, उनको पुरानी पेंशन दी जाए। जैसे आपने बताया था कि 1972 में जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो पुरानी मैं ओल्ड पेंशन में हूँ, आप ओल्ड पेंशन में हैं, इसलिए मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन आपके चेहरे में वो रौनक है क्योंकि आप ओल्ड पेंशन में हैं। आप देखिए, आप हंसे तो भी कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप हमारे चेहरा देखेंगे लेकिन वो रौनक हमारे चेहरे में नहीं है। इसीलिए सवाल पूछा ना कि ये लोग बहुत कूद रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, धीरेन्द्र शास्त्री कूद रहा है, सब बढ़ चढ़ के वैसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा वो सवाल। बाबा लोग कह रहे हैं, पूरा धर्म संसद कह रहे हैं, और उसमें जो इनलाइटेंड समाज है, जो बहस करने वाला समाज है, वो चुप होकर मौन समर्थन भी दे रहा है। ये पैराडॉक्स है एक तरह का, ये अंतर्विरोध है। सरकारी व्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ ब्राह्मण समुदाय को मिला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट भाई। जब सेल भेल ये सब बना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो उसमें सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले कौन लोग थे? पेंशन लेने वाले कौन लोग थे? डेटा निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो जैसी व्यवस्था उस समय रही होगी वैसे दिखाई पड़े लोग जो आगे बढ़े। अब तो व्यवस्था ही खत्म हो रहा है। चलिए, व्यवस्था खत्म हो रहा है। लेकिन आज के तारीख में अगर शुरुआती टाइम पे कौन लाभ लिया वो छोड़िए, अब आज के तारीख में सरकारी नौकरी पे आने वाला कौन है? वो डाउन ट्राडन जो गांव में रहते हैं, जो शोषित वर्ग है, वहां से ही सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। अब उनको ही पेंशन नहीं है, अब वो आगे बढ़ेंगे कैसे? उनके बेटे क्या करेंगे? IAS का रिजल्ट देखेंगे ना, हाँ, तो उसमें सभी तरह के लोग, यूनिवर्सिटी में देखेंगे सभी तरह के लोग हैं। तो मेरे यूनिवर्सिटी में जैसे एडहॉक पढ़ाते थे पहले, तो 1.25 लाख तनख्वाह मिलती थी, और मोदी साहब ने किया है क्या कि एडहॉक सिस्टम खत्म कर दो, गेस्ट ले आओ, 1500 रुपये पर लेक्चर लो और घर जाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं, नथिंग डूइंग। चाहे पंडित जी हो चाहे कोई भी हो, सबको 1500 के दिहाड़ी मजदूर बना दिया। जब व्यवस्था बनेगी तो सबका नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। तो ये सरकारी व्यवस्थाएं मजबूत हो, सासाराम में सरकारी संस्थाएं 3 जगह ये बात मैंने बोला, और खास तौर से वैसे समुदाय को जो सरकारी संस्थाओं का सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे थे। आप सोचिए कि जब इंडियन रिपब्लिक था, जब सेकुलर स्टेट था, तो उस समय मुफ्त शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब मिला। और जब हिंदू राष्ट्र का जब उफान चढ़ा, गुदगुदी वाला हिंदू राष्ट्र का मतलब है अडानी का राष्ट्र, और कुछ लोग राज करेंगे, बाकी लोग मजदूरी करेंगे। अभी भी जाके सुलभ इंटरनेशनल में देख लीजिए, पर्ची कौन काट रहा है, मजदूरी कौन कर रहा है, रिक्शा ठेला कौन चला रहा है, आपको पता लग जाएगा उससे। अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता है अब वो, ये हाल हो गया है। तो उसमें हिंदू राष्ट्र वाले में शिक्षा महंगी, नौकरी खत्म, पेंशन खत्म, सब निजीकरण। सोचिए आपके और आपके बच्चों का भविष्य क्या है, उसी हिसाब से आप वोट करिए। किसी उन्माद में, है ना, भावनात्मक आधार पर आप वोट न करें। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम।